Hello children of the Brain Shaper School. In 12th class, we are discussing this third lecture of EMI, electromagnetic induction. तो हम डिस्कस कर रहे थे लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। और ये लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जिस कारण से इंड्यूस करंट पैदा होता है उसी कारण का ये विरोध करता है, और उस कारण का विरोध करने के लिए जिधर को फ्लो करना चाहिए ये उसी तरफ फ्लो करता है। इस तरह से लेंज लॉ डायरेक्शन बताता है इंड्यूस करंट की। अब क्वेश्चन ये है कि विरोध क्यों करता है? कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑन विच बेसिक लॉ द लेंज लॉ इज बेस्ड, किस लॉ पे लेंज लॉ आधारित है? तो इसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए कि ये एक कॉइल है और कॉइल में आपने एक हीटर लगा दिया। अब सेल तो आपने लगाया नहीं तो ये हीटर नहीं जलेगा, लेकिन अगर आपने एक मैग्नेट लेके आप इधर दौड़े तो क्या होगा? यहां पे करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और चूंकि सर्किट क्लोज है तो करंट पैदा हो जाएगा, तो करंट बहने लगेगा, और जब करंट बहने लगेगा तो हीटर गर्म होने लगेगा। तो करंट किधर बहेगा? तो रूल करंट ऐसे बहेगा कि ऐसे बहेगा, ये बताएगा लेंज लॉ। तो लेंज लॉ कहता है कि करंट क्यों बह रहा है, पहले ही पता लगाइए। तो देखिए मैग्नेट आ रहा है, अब मैग्नेट में भी नॉर्थ आ रहा है, साउथ आ रहा है। तो अगर नॉर्थ और साउथ दोनों आ रहे हैं तो कुल मिला के कुछ नहीं आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। नॉर्थ ज़्यादा आ रहा है, साउथ कम आ रहा है। साउथ दूर है, साउथ का इफेक्ट कम है। मतलब नॉर्थ अगर 1 सेंटीमीटर चला तो साउथ भी 1 सेंटीमीटर चला, लेकिन नॉर्थ के कारण जो इफेक्ट है वो यहाँ ज़्यादा है, तो वो 1 सेंटीमीटर पास आने पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और ये उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो कुल मिला के जो इसके ऊपर असर है वो नॉर्थ का है। साउथ का असर नॉर्थ के असर को ख़त्म कर रहा है, लेकिन साउथ कम है, इसीलिए नॉर्थ का असर बच गया। तो कुल मिलाकर ऐसा कहिए कि करंट क्यों बना? क्योंकि नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ आ रहा है, इस कारण से करंट बना। तो करंट क्या करेगा? लेंज लॉ के अनुसार विरोध करेगा उस कारण से जिसके कारण वो पैदा हुआ। तो क्यों पैदा हुआ? क्योंकि नॉर्थ आ रहा है इसलिए पैदा हुआ। तो नॉर्थ के आने का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? ये कॉइल कैसे कर सकती है विरोध? तो ये कॉइल क्या करे कि ये ऐसा करंट बहाए कि वो उसके अंदर खुद एक नॉर्थ पैदा हो जाए। मतलब ऐसा करंट जब बहाएगी तो खुद एक नॉर्थ इसके अंदर पैदा हो जाएगा, और फिर ये इस नॉर्थ के आने का विरोध करेगी। तो इस तरह आप जान गए करंट ऐसे बहेगा। ठीक है, ये लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ करंट की डायरेक्शन बताता है, उसने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये विरोध क्यों करता है? तो उसका आंसर ये है कि अगर ये विरोध नहीं करेगा तो इस मैग्नेट को लेके आने वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। जब परेशानी नहीं होगी तो ये आदमी मेहनत नहीं करेगा, तो इसकी कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, और जब एनर्जी खर्च नहीं होगी तो इस दुनिया में एनर्जी फोकट में पैदा नहीं होती। कोई एनर्जी तभी पैदा होती है जब कोई एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि एनर्जी नष्ट नहीं हो सकती। तो अगर कोई एनर्जी पैदा हो रही है इसका मतलब कोई एनर्जी खर्च हो रही है। इस कमरे में बल्ब जल रहा है, लाइट पैदा हो रही है, तो इसलिए क्योंकि बिजली खर्च हो रही है। तो यहाँ जब करंट बहेगा तो ये हीटर गर्म होगा, हीटर गर्म होगा तो यहाँ पे हीट पैदा होगी, और हीट अगर पैदा होगी तो जरूर कोई एनर्जी खर्च होगी। बिल्कुल जितनी एनर्जी खर्च होगी उतनी ही एनर्जी पैदा होगी। तो हीट तभी पैदा होगी जब यहाँ कोई एनर्जी खर्च होगी। तो ये आदमी जो लेके आ रहा है मैग्नेट, उसको मेहनत पड़ेगी। उसको जब ये नॉर्थ अपोज करेगा तो उसको लगेगा कि काफ़ी मुश्किल जा रहा है, तो या तो वो रुक जाएगा तो करंट नहीं पैदा होगा, तो हीट नहीं पैदा होगी। लेकिन अगर वो नहीं रुकेगा और वो क्या करेगा, जबरदस्ती आता ही रहेगा, तो उसे मेहनत पड़ेगी, और मेहनत करेगा जो वो इसके रिपल्सन के खिलाफ चलता ही रहेगा, तो वो जो मेहनत करेगा उसमें जो उसकी एनर्जी खर्च होगी, एक्चुअली वही एनर्जी यहाँ हीट बन के पैदा होगी। तो चूंकि एनर्जी कंजर्व रहती है इसीलिए ये विरोध करता है
ये विरोध करके आपसे मेहनत करवाता है क्योंकि इसको एनर्जी पैदा करनी है, तो आपसे एनर्जी लेता है। तो ये क्वेश्चन है कि किस पे बेस्ड होता है लेंज लॉ? तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज व्हाइल अपोजिंग you have to invest energy and that energy is produced as electric energy or heat energy or any energy by that। तो इसीलिए कहते हैं कि लेंज लॉ किस पे बेस्ड होता है? तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, इसे याद रखिए कि लेंज लॉ इसीलिए है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब अपोजिशन होगा तभी एनर्जी आप खर्च करेंगे और तभी एनर्जी यहां पर पैदा होगी। तो समझ में आ गया? इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड है। तो इसके बाद हम लोग लेते हैं अगला पॉइंट, एडी करेंट्स। एडी करेंट्स और ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंड्यूस्ड करंट। वही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो करंट पैदा होता है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं, जिसे फैराडे ने पहली बार बताया था। तो एडी करंट भी एक तरह के इंड्यूस करंट्स हैं और इनको हम फूको करंट्स, इनको हम फोको करंट्स भी कहते हैं। साइंटिस्ट फोको ने इनके बारे में बताया था। देखिए फैराडे कहते हैं कि अगर कोई वायर हो और वायर के सामने अगर आप कोई मैग्नेट ले आए या दूर ले जाएं तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस पैदा हो जाएगा करंट। अच्छा, ईएमएफ पैदा हो गया तो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई मैग्नेट से। करंट इसलिए पैदा नहीं हुआ कि सर्किट क्लोज नहीं है, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए तो लीजिए करंट भी बहने लगा और इस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। और जो ईएमएफ पैदा हो रहा है उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो फैराडे कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर, कोई वायर में भी अगर फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फूको ने यह कहा कि वायर ही नहीं, किसी भी शेप और साइज का कंडक्टर हो, जैसे मान लीजिए इसके सामने कोई एल्यूमिनियम का कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई गुटका पड़ा हुआ है, कोई ढेला पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम का जो ब्लॉक है, ये एल्यूमिनियम है सॉलिड, तो इसकी ओर भी अगर मैग्नेट आता है या दूर जाता है, मतलब इसमें भी फ्लक्स अगर चेंज होता है तो इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। अब अगर ये एक वायर होता तो उसमें ईएमएफ पैदा होकर रह जाता, करंट ना बनता क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। लेकिन ये पूरा इतना बड़ा ब्लॉक ही है, ये पूरा सॉलिड ब्लॉक है, तो इसके अंदर मान लीजिए अगर यहाँ पर प्लस पैदा हुआ या माइनस पैदा हुआ तो आपके सर्किट क्लोज करने की ज़रूरत क्या है? वो तो इसके अंदर, इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक के अंदर तो खुद ही पता नहीं कितने वायर हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर ऐसे बहुत सारे आप वायर की कल्पना कर सकते हैं कि वायर है भाई, इस ब्लॉक से भी पैदा होता है, इसी से तो पतले पतले वायर काट के वायर बनता है। तो खुद ही इसके अंदर बहुत सारे वायर हैं और इसीलिए इसके अंदर खुद ही करंट्स बनने लगेगा। अगर बड़े साइड का ढेला है तो उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए मैग्नेट मेरी ओर ही आ रहा है तो मैं ही कंडक्टर हूं, तो मेरे अंदर भी ऐसे ऐसे करंट्स बनने लगेंगे और ये करंट वैसे ही रहेंगे जैसे पानी में भंवर होती है। भंवर एक्चुअली उसको ही एडी कहते हैं, तो ये भंवर जैसे होते हैं, इसलिए इनका नाम एडी करंट्स या भंवर धाराएं कहते हैं। इनको फोको करंट्स भी कहते हैं।
तो अगर वायर होता तो उसका सर्किट पूरा करना पड़ता, लेकिन कंडक्टर बड़े साइज का है तो उसके अंदर खुद ही एडी करंट्स बनने लगते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड इन ए कंडक्टर ऑफ बिग साइज देन इन द कंडक्टर एडी लाइक करंट्स आर इंड्यूस्ड। कंडक्टर के अंदर एडी जैसे करंट, भावर की तरह करंट बनने लगते हैं, विच आर कॉल्ड एडी करंट्स। क्वेश्चन ये है कि जो एडी करंट बनते हैं ये फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? तो ये फायदेमंद भी हो सकते हैं अगर इनका हम कुछ सदुपयोग कर लें, वैसे नुकसानदेह हैं क्योंकि इसके अंदर जब करंट बनता रहेगा तो ये अपना जो ब्लॉक है उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो करंट जब उससे बहेगा तो ये ब्लॉक गर्म हो जाएगा। तो एक तो आसपास कोई ब्लॉक रहेगा तो गर्म हो जाएगा। अब मैग्नेट लेके आप चले जा रहे हैं और ये नॉर्थ बनेगा, रोकेगा आपके जाने को और आपको मुश्किल भी होगी। तो अगर ये ना होता कंडक्टर तो आप ना बनता कुछ करंट, तो ना बनती हीट, तो ना जाती आपकी एनर्जी। तो मैग्नेट लेके जाना सरल पड़ेगा अगर वहाँ आसपास कोई मेटल नहीं है। अब आसपास मेटल है तो उस मेटल में फालतू एडी करंट बनेगा, वो मेटल गर्म पड़ेगी और उसकी गर्म होने का खर्चा भी आपसे ही निकलेगा और आप भी गर्म होंगे, आपकी भी एनर्जी जाएगी, आपको भी थकान लगेगी। तो एडी करंट्स फालतू हीट वीट पैदा करते हैं, इसलिए नुकसानदेह भी हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ सदुपयोग भी है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन ले लें कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a conductor of big size is changed एडी लाइक भावर जैसी करंट्स आर इंड्यूस्ड, भावर जैसी करंट उसमें पैदा होती है। ठीक है, एडी लाइक करंट्स आर इंड्यूस्ड, जिनको एडी करंट्स कहते हैं। अब इसके अगर आप चाहते हैं एडी करंट कुछ ज़्यादा पैदा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कंडक्टर ही इस टाइप का लें जिसमें कि थोड़ा लंबा एडी करंट बन सके। मतलब ऐसा कंडक्टर ना लीजिए, आप इसकी जगह जगह से कटिंग कर दीजिए, ऐसे ऐसे। ये इतना हिस्सा निकाल लीजिए काट काट के। तो अब क्या होगा, एडी करंट्स ऐसे ऐसे बनेंगे, फिर ये वाला जो एडी करंट बनेगा वो ऐसे ऐसे होके बनेगा। तो काफ़ी उसका रास्ता लंबा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी और खूब मुश्किल पड़ेगा। तो जो अब आस पास में आयरन वगैरह लेके जो मैग्नेट वगैरह लेके चल रहा होगा उसको लगेगा बड़ी मुश्किल हो रही भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही है आसपास। तो कटिंग वाला आप कंडक्टर यूज़ करेंगे तो ये सो मच एडी करंट। ठीक है, तो एडी करंट्स के आइए देखें कि एप्लीकेशंस क्या है, सदुपयोग क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। तो पहला एप्लीकेशन होता है इन इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन जो हीटर होता है या इंडक्शन फर्नेस होता है, उसमें क्या होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, कॉइल लगा के कॉइल में करंट बहाते हैं
और उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। तो अगर उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है मेटल वगैरह की, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तेज़ी से, उसके अंदर एडी करंट पैदा होते हैं और उसमें ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि इंडक्शन फर्नेस वगैरह में जो चीज़ें ऐसे रखी जाती हैं काफ़ी गर्म हो जाती है, जबकि ये ठंडा ही रहता है। तो लगता नहीं कौन गर्मी दे रहा है, लेकिन वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो इसी थ्योरी पे बेस्ड होता है। दूसरा एक एप्लीकेशन है एडी करेंट्स का कि जो व्हीकल्स के स्पीडोमीटर होते हैं, वो गाड़ियों की स्पीड बताता है। आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी कितनी तेज़ जा रही है, उसमें एक नंबर लिखा जाता है या कांटा रहता है, बताता है कि गाड़ी कितनी तेज़ जा रही है। गाड़ी की स्पीड बताने में जो स्पीडोमीटर होता है वो एडी करंट की थ्योरी पर वर्क करता है। उसमें क्या होता है, जो पहिया घूम रहा है तो पहिए के साथ यहां पर एक एल्यूमिनियम का ड्रम लगा देते हैं, तो वो ड्रम भी घूमता है। जब ड्रम घूमता है तो उसकी बाहर एक कॉइल रहती है, तो कॉइल में एडी करंट पैदा हो जाता है। सॉरी, कॉइल में जब ड्रम घूमता है और उसके बाहर लगा देते हैं मैग्नेट, ड्रम घूमता है बाहर लगा देते हैं मैग्नेट, तो जब मैग्नेट के अंदर ये ड्रम घूमता है तो वहां एडी करंट पैदा होता है। और जितना ज़्यादा तेज गाड़ी चलेगी उतना तेज ये ड्रम घूमेगा, तो उतना ज़्यादा एडी करंट पैदा होगा, और कितना ज़्यादा एडी करंट पैदा होगा उतना ही ज़्यादा रीडिंग आ जाती है। अब वो मैकेनिकल सिस्टम रहता है कि जितना ज़्यादा करंट पैदा होगा उतनी ज़्यादा रीडिंग आ जाएगी, उससे पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है। उसका रियल डायग्राम ये नहीं है, डायग्राम आप देख लेंगे या फिर मैकेनिक से जाके पूछ लेंगे कि एडी कैसे काम करता है, थ्योरी यही है। तीसरा एक है जो काफ़ी बढ़िया है, आपके कोर्स में है, इन मेकिंग गैल्वेनोमीटर डेड बीट, गैल्वेनोमीटर को डेड बीट बनाने। बीट का यहां मतलब होता है वाइब्रेशन, और डेड बीट मतलब नो वाइब्रेशन, मरा हुआ वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन मर गया है। तो गैल्वेनोमीटर वगैरह जो होते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, क्योंकि एमीटर वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं। तो आजकल अगर आपने गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर देखा होगा, आपने देखा होगा कि उसमें हम करंट बहाते हैं तो क्या होता है, करंट बहाने से उसमें निडल डिफ्लेक्शन देती है। तो डिफ्लेक्शन आता है और फिर जैसे मान लीजिए इतना डिफ्लेक्शन देना हुआ तो वो ऐसे ही हिलता रहता है बहुत देर तक, तो जब तक रुकता नहीं तब तक आप रीडिंग नहीं ले सकते। तो लेकिन ऐसा होता, पर आजकल जो गैल्वेनोमीटर वगैरह आते हैं वैसा हिलते नहीं हैं, वो सीधे जीरो पे रहते हैं और जितना रीडिंग देनी होती है उतना दे देते हैं और जाके रुक जाते हैं, जबकि होना ही चाहिए था कि ऐसे ऐसे हिलते रहते काफ़ी देर तक पॉइंटर। तो वही डेड बीट हो गया। डेड बीट कैसे करते हैं कि आप जानते हैं मैग्नेट रहता है गैल्वेनोमीटर में और उसमें कॉइल रहती है बीच में, जिसमें करंट बहाते हैं, और कॉइल को हम लोग लपेटते हैं एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर। हमने कहा था कि एल्यूमिनियम फ्रेम क्यों आ रहा है गैल्वेनोमीटर वाले चैप्टर में, तो हमने कहा था कि बाद में बताएंगे, तो वही बता रहे हैं आप कि कॉइल जो लपेटते हैं, एक तो बीच में आपको पता होगा आयरन का कोर रहता है जो फील्ड को रेडियल करने के लिए यूज होता है। अब ये एल्यूमिनियम का फ्रेम क्यों होता है, क्योंकि अगर ये घूमेगा, देखिए ये घूमेगा और ये जो फाइबर है उसको रोकेगा, एक घुमाना चाहेगा एक रोकना चाहेगा, तो कुछ देर तक ऐसे ऐसे हिलना स्वाभाविक है। लेकिन क्या होगा कि हिलने का काम जब तक करेगा तब तक ये फ्रेम में एडी करंट पैदा होगा, और एडी करंट उस कारण का अपोज करेगा जिससे पैदा हुआ है, क्योंकि वो इंड्यूस्ड करंट है, तो वो हिलने से पैदा हुआ।
तो हिलने का ही अपोज करेगा, तो इसीलिए वो हिलना बंद कर देगा और इसीलिए नहीं हिलेगा। तो एल्यूमिनियम फ्रेम इज यूज्ड टू स्टॉप बीटिंग को कम करने के, जो वाइब्रेशन हो सकता था उसको कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके बाद एक और होता है इन एसी मोटर या इन इंडक्शन मोटर। एसी में जो मोटर चलती है, एसी की जो मोटर है, जैसे आपके घर में पंखे लगे हुए हैं, पंखा भी एक मोटर है। मोटर उस डिवाइस को बोलते हैं जिसे हम करंट दें तो बदले में हमको रोटेशन दे, तो उसको मोटर बोलते हैं। मोटर यानी जो मोशन देता है, करंट लेता है, मोशन देता है। तो मोशन से पंखा घूमता है, चक्की चलती है, गेहूं पिसता है, मसाला पिसता है, जहाँ जहाँ चीज़ें घूमती हैं करंट से उसको मोटर कहते हैं। तो जो मोटर है जो आपके घरों में होती है, पंखे वगैरह में या चक्की वाले के यहाँ होती है, वो सब एसी से चलती है। तो एसी मोटर भी वर्क करती है एडी करंट की थ्योरी पर। और इस मोटर को हम लोग एक और नाम रखा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस का मतलब है कि ये टाइम को मिला के चलती है। होता क्या है कि अगर आपने कभी पंखा या जो मोटर होती है चक्की वाले की, या आपके घर में पंप लगा रहता है उसमें मोटर रहती है, उसको आपने खुला हुआ देखा हो तो आपने देखा होगा कि बहुत विशेष तरीके से तार की वाइंडिंग रहती है उसके अंदर, बहुत स्पेशल वाइंडिंग। जल जाती है, फिर उसको मिस्त्री फिर से बदलता है, लेकिन ऐसे ही नहीं लपेटा रहता, वो बड़ी तरीके से तार लपेटा रहता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि एक मोटर में बड़ा सा हिस्सा होता है जिसमें बहुत स्पेशल टाइप से वाइंडिंग लपेटी रहती है, और एक बीच में हिस्सा होता है जो घूमता है, वो आयरन का रहता है, उसको बोलते हैं रोटर, वो घूमने वाला हिस्सा। उसमें पहिया भी लगा रहता है, उसी पहिए से पट्टा वगैरह लगा देते हैं। तो मोटर के दो हिस्से होते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा जो रुका रहता है इसको बोलते हैं स्टेटर, और ये जो अंदर का हिस्सा है आयरन का उसको बोलते हैं रोटर, और पूरे को बोलते हैं मोटर। तो इसमें क्या होता है कि जो हम करंट बहाते हैं वायर से, तो वो करंट बहुत स्पेशल होता है, उसको बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसी चैप्टर में अगला पार्ट आएगा, या अगला चैप्टर ही हम कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का एक चैप्टर आएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि वो करंट, उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, तो वो क्या करता है कि अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, ऐसा करंट ही होता है। तो जब ऐसा करंट इस अजीब टाइप की कॉइल में, ये अजीब तो नहीं दिख रही पर वो अजीब होती है, जब बहता है तो उससे क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का फ्लक्स पैदा होता है, जिसमें मान लीजिए नॉर्थ यहाँ बना तो साउथ यहाँ बना, तो नॉर्थ से साउथ एसिमेट्रिक लाइंस जाती हैं, लेकिन अगले ही पल ये नॉर्थ और साउथ घूम जाते हैं। तो घूम कैसे जाते हैं? ये नॉर्थ घूम के यहाँ आ जाता है, और ये साउथ घूम के उधर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कॉइल ऐसे लपेटी हुई है, ऐसे ऐसे कॉइल बनी हुई है पूरी। अब ये नॉर्थ बन गया यहाँ, साउथ यहाँ, तो ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही। अब ये नॉर्थ यहाँ बन गया, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ। तो अब वो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही। फिर जब नॉर्थ यहाँ आ गया, साउथ यहाँ आ गया, तो लाइन ऐसे ऐसे जा रही, फिर लाइन ऐसे ऐसे जा रही, फिर लाइन ऐसे ऐसे जा रही, फिर लाइन ऐसे ऐसे जा रही। समझ रहे हैं लाइन कैसे जा रही है? ऐसे 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 ऐसे, उधर से ऐसे, लाइंस ऐसे ऐसे घूम रही हैं। और मान लीजिए लाइंस घूम रही हैं एक सेकंड में, मान लीजिए 10 बार,
एक राउंड घूमी, मैंने ऐसी लाइन ऐसी लाइन ऐसी लाइन ऐसी लाइन ऐसी लाइन ऐसी लाइन ऐसी लाइन, एक राउंड हो गया। अब ऐसे 10 बार घूमनी लाइन 1 सेकंड में। अब उसके बीच में एक आयरन है, अब वो आयरन बेचारा बीच में बैठा है, अब उसको लाइन ऐसे छेद रही, हालांकि लाइन छेदने से कोई गड्ढा नहीं बनता, पर मैटिक लाइन गुजर तो रही है, तो फिर ऐसे गुजर रही, फिर ऐसे गुजर रही, फिर ऐसे गुजर रही, फिर ऐसे गुजर रही, तो लाइन ऐसे गुजरती है जब ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको फ्लक्स का चेंज होना कहते हैं। तो इसके कारण वो जो उसके अंदर एडी करंट पैदा होता है, चूंकि वो बड़े साइज का है, तो एडी करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करेगा, उस कारण का अपोज करेगा जिससे पैदा हो रहा। तो अब बीच में जो रोटर बैठा है लोहे का, उसके अंदर नाना प्रकार से लाइन छेद रही है सब डायरेक्शन से, तो रोटर क्या करे, तो वो इसका अपोज करेगा, तो वो अपने अंदर ऐसा करंट बनाएगा कि इसका अपोज करे। अब वो अपोज कैसे कर सकता है, ये रोटर कैसे अपोज कर सकता है, उसको तरह तरह से भाले छेद रहे हैं, उसका ये कैसे अपोज कर सकता है। इसको एक ही तरीका है कि यहाँ से निकल के जाए और स्विच ऑफ कर दे, तो कर नहीं सकता, तो कैसे अपोज करेगा। आप ही खड़े हैं और आपसे कोई ये भाला एक छेद दिया, और फिर निकाल के भाला ये छेद दिया, और फिर उसको निकाल के इधर से छेद दिया, फिर उसको निकाल के उधर से छेद दिया, तो एक बार यहाँ से छेद दे। और अगर एक जगह भाला छेद दे फिर रुका रहे तो आप भी शांत रहें, लेकिन फिर निकाले यहाँ छेद दे, फिर यहाँ छेद दे, फिर यहाँ छेद दे, फिर यहाँ छेद दे, तो आप कैसे अपोज करेंगे उसका। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि ये फ्लक्स ना बदले। तो क्या होगा, जब यहाँ से भाला छेदेगा, अगली बार जब यहाँ से छेदेगा तो आप घूम के यहाँ आ जाएंगे कि यहीं रहने दो, और आप साथ साथ में उसके घूमने लगेंगे। तो अगर ये फ्लक्स 10 बार घूमेगा 1 सेकंड में, तो ये रोटर भी 10 बार घूमने लगेगा, ताकि उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स ना बदले। और फ्लक्स ना बदले तो इंड्यूस करंट ना पैदा हो, तो वो विरोध करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर ये धीमा घूमा या नहीं घूमा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा, तो फिर उसको परेशान करेगा कि घूमो। तो इस तरह से जब ये फ्लक्स बाहर बाहर घूमता है तो बीच का रोटर भी उसी स्पीड से घूमने लगता है। अब दुनिया का कोई भी मोटर होगा, अगर आप उससे काम करवाएंगे, जैसे वो घूम रहा है उससे पानी उठवाएंगे या उससे गेहूँ पिसवाएंगे चक्की में, तो गेहूँ जब ज़्यादा हो गया, उसमें चना भी आ गया, तो मुश्किल पीसेगा, तो थोड़ा धीमा पड़ेगा, तो मोटर धीमी हो जाएगी। जब लोड बढ़ेगा तो मोटर धीमी हो जाएगी। लेकिन ये मोटर अगर धीमी हुई कि वो फिर छंदाई चालू कर दिया, तो क्या होगा इससे, कि धीमी पड़ने ही नहीं पाएगी। मतलब अगर इससे आपने चक्की जोड़ दी और चक्की में कुछ वजनी चीज़ भी डाल दी, चना बहुत डाल दिया और मजबूती से पीसने लगे, तो ये धीमी पड़ने को होगी। लेकिन ये क्या करेगा कि और करंट खींच लेगा, पर कुछ भी हो ये धीमा नहीं पड़ेगा, नहीं तो इसको भाला से छेद छेद के परेशान कर देंगे। तो इसलिए क्या करेगा, ये एक बराबर स्पीड चलेगी। तो जितनी स्पीड से फ्लक्स घूमता है उतनी स्पीड से रोटर घूमने को मजबूर है। जो टाइमिंग फ्लक्स की होगी 10 राउंड पर सेकंड अगर है, तो रोटर की भी 10 राउंड पर सेकंड होनी ही पड़ेगी, ना उससे ज़्यादा होगी ना उससे कम। अगर मान लीजिए गेहूं आप डालना भूल गए चक्की में, चक्की बहुत तेज चलने लगी, तो तेज चलने लगी तो फिर छदाई चालू हो गई, क्योंकि वो 10 बार घूम रहा है, और आप अगर 11 बार 12 बार घूमे कि फिर छदाई यहाँ चालू हो गई कि आप आगे निकल जाएंगे, तो फिर मुश्किल होगी। तो ये इसीलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, क्योंकि टाइमिंग को मेंटेन करता है। ये मोटर हमेशा उतने ही स्पीड से चलेगी जितने से वो फ्लक्स घूमेगा, चाहे उस पर वजन ज़्यादा हो और चाहे कम हो। इतनी शानदार मोटर होती है। जबकि बाकी डीसी मोटर वगैरह जो होती हैं उनमें वजन बढ़ जाने पर स्लो हो जाते हैं। वो दुनिया की हर चीज़ स्लो हो जाएगी वजन बढ़, लेकिन ये स्लो होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी वर्किंग ही ऐसी है कि भाला की होगी छदाई और होगी परेशानी, तो उसी से वो बेचारा स्पीड मेंटेन करेगा। तो यही इसकी थ्योरी है। ये मोटर, इसलिए पंखा पे देखा होगा कि खास स्पीड से ही चलता है। अब उसके अलग अलग रेगुलेटर के नंबर पे अलग अलग स्पीड होती है, लेकिन जो रेगुलेटर नंबर आप चलाएंगे 2 नंबर 3 नंबर, तो वो जो स्पीड होनी चाहिए पंखा चलेगा उसी स्पीड से। ऐसा ना होगा कि कभी पंखा में कुछ मुश्किल हो तो कठिनाई हो जाए तो धीमे चलने लगे, ऐसा नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर का कोई कंडेंसर वगैरह खराब ना हो जाए या पंखे में कोई खराबी ना आ जाए। इट इज बाउंड टू रन एट दोज स्पीड्स एट विच द फ्लक्स इज चेंजिंग। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें एडी करंट का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही बढ़िया है। तो आज का जो प्रारंभ क्वेश्चन ये है
कि आज हमने आपको होमवर्क के कितने क्वेश्चन दिए घर से करके लाने के लिए। तो ऑप्शन 1 है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 है 0 क्वेश्चन। तो आज हमने आपको कितने क्वेश्चन दिए इसका आप आंसर दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।